चलिए बच्चों, कल जो है हमने जो फार्मिंग एक्टिविटी है पालमपुर में उसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए थे, लाइक जो है किसी भी एरिया में पालमपुर हो चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे लिमिटेड ही लैंड होता है, फिक्स लैंड होता है। तो ये सेम प्रॉब्लम पालमपुर विलेज में भी थी कि वहाँ पर भी लिमिटेड लैंड था और एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन वो एक्सपेंड नहीं हुआ था। तो उनके सामने प्रॉब्लम थी, लोगों के सामने, जो पालमपुर के गांव के लोग थे, कि उन्हें उसी लिमिटेड एरिया में ही जो है अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, एक्सपेंड करना था, ताकि जो है उनके पास अनाज की कमी ना हो और उनके पास सरप्लस बचे, ताकि वो मार्केट में उसे सेल करके पैसे अर्न कर सकें। देन सेकंड जो है आपका पॉइंट हमने कवर किया था कि लिमिटेड लैंड के बाद हम उसी लिमिटेड लैंड पे, फिक्स लैंड पे किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बताया गया था कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो है उसको यूज किया गया। देन मॉडर्न फार्मिंग जो टेक्निक्स थी उनको यूज किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी थी। आपको कल मैंने बताया था, आप यहाँ देख सकते हो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। ये देखिए, ये सब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के एग्जांपल हैं। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिससे जो यील्ड होती है, प्रोडक्शन होती है, वो कई गुना इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में। देन फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसको यूज करना। देन क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, मैंने कल आपको बताया था, इंस्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सॉइल को। देन पेस्टिसाइड, कीटनाशक, ताकि कीड़े ना लगे क्रॉप्स में। इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत प्रोवाइड करना क्रॉप्स में, ताकि क्रॉप्स को किसी भी तरह की पानी की कमी ना हो और जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो सके। देन मशीनरीज का इस्तेमाल करना, ट्रैक्टर्स है, मैकेनिकल हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं। मशीन से हम जितना यूज करेंगे उतना ही हमारा काम जल्दी होगा और हमें लेबर की जरूरत भी कम पड़ेगी। तो ये से थे आपके पूरे जो है मॉडर्न फार्मिंग जो है मेथड्स थे, जो कि जिनके बारे में मैंने कल आपको बताया था डिटेल में। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स किस तरह से इंडिया में यूज किया गया था, जिसको हमने हरित क्रांति कहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा था। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देन थर्ड पॉइंट हमने ये कवर किया था कि विल द लैंड सस्टेन। लैंड सस्टेन मतलब कि जो भी हमने मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड्स हैं यूज किए हैं, तो उसका जो है लैंड पे क्या जो है इम्पैक्ट हुआ। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में तो लैंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, प्रोडक्शन कई गुना इंक्रीज हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे जो था लैंड की प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि लैंड का जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्लाइन हो गई। जो भी केमिकल्स हमने यूज किए थे उसका जो है, उसने क्या किया, पूरी जो सॉइल थी उसकी नेचुरल जो एक न्यूट्रिएंट्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो जमीन थी वो धीरे धीरे उसकी उर्वरक शक्ति जो थी और जो उसकी फर्टिलिटी थी वो डिक्लाइन हो गई। मतलब जमीन जो थी वो बहुत हद तक उसमें अल्कलिनिटी, एसिडिक, और वो उसमें सॉल्टीनेस जो था वो बढ़ गया। तो अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज की उससे इनिशियल फायदा हुआ था, बट बाद में चल के वो इन्वायरमेंट और लैंड के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक साबित हुआ। देन उसके बाद, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब हम देखते हैं कि जो लैंड है वो पालमपुर के जो फैमिलीज हैं उनके बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिकॉज आप जानते हो कि जो लैंड है वो किसी भी फैमिली के लिए जो है सबसे बड़ा एसेट होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। और अगर किसी के पास लैंड है तो वो व्यक्ति कभी भी पुअर नहीं हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ करके उस पे मतलब इनकम अर्न कर सकता है। इसलिए लैंड जो होता है वो सबसे बड़ा एसेट होता है। और अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो वही जो इंसान है या वही फैमिली जो है वो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मानी जाती है, जिसके पास जमीन नहीं होती है। आप देखिए भीख कौन मांगता है, या फिर आप देखिए जो फ्लाईओवर्स के नीचे जो बेचारे गरीब लोग सोए रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अपने खुद के घर नहीं है, खुद की जमीन नहीं, तो सबसे पुअरेस्ट वही होते हैं। ठीक है। और जिसके पास जमीन है, समझ लो कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका लैंड पर ही होता है। तो आप सबसे रिचेस्ट हैं अगर आपके पास बहुत सारी जमीन है तो। Now, unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग आप देखते हो कि गांव में खेती में लगे रहते हैं, लेकिन उन सबकी, आप किसी खेत पे देखोगे तो बहुत 10-12 लेबर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन 10-12 लोगों के पास खुद की जमीनें हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि उनके पास खुद की जमीनें होती है, उसमें से बहुत लोग एज ए लेबर काम करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो एज ए लेबर काम करते हैं दूसरों के खेतों पर। तो कुछ फार्मर्स की जमीनें अपनी होती हैं और कुछ जो होते हैं वो दूसरों के खेतों में एज ए लेबर का काम करते हैं।
तो अब हम देखते हैं पालमपुर में क्या था, क्या कंडीशन थी। 450 फैमिलीज जो टोटल थी पालमपुर में, उसमें सिर्फ 1/3 फैमिली, मतलब 150 जो फैमिलीज थी वो ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। ये बहुत ही मतलब सोचो कि बहुत ही पुअर कंडीशन थी कि इसमें 150 फैमिलीज के पास अपनी खुद की जमीन थी ही नहीं, छोटी या बड़ी कुछ भी नहीं थी। उसमें से जो और वो सबके सब कौन से लोग थे, दलित, है ना, मतलब सोशल स्ट्राटा में भी वो सबसे नीचे थे, दलित थे, और उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि हाउ लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर विलेज, इस तरह से। तो आप याद रखना 450 फैमिलीज में से 1/3 families, that is 150 families who were Dalit, they did not have any land for cultivation. Then उसके बाद जो बची हुई फैमिलीज थी बची हुई फैमिलीज में थी, उसमें देखो कैसे किस तरह से डिवाइड हुआ है। 240 फैमिलीज जो थी, 240 फैमिलीज जो थी उनके पास छोटे प्लॉट्स थे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। 150 के पास बिल्कुल भी नहीं था, 240 फैमिलीज के पास जो था स्मॉल प्लॉट्स थे जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम थे, मतलब 2 हेक्टेयर कम, छोटे प्लॉट्स होते हैं। तो 240 फैमिलीज थी ऐसी जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स थे। देन ऐसे प्लॉट्स पे खेती करके ना बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। अगर आपके पास लैंड तो है लेकिन वो छोटा लैंड है तो उसपे क्या होगा कि आप सिर्फ उतना ग्रो कर सकते हो जितना आपका खाना पीना चल जाए, आप उसमें से एक्सेस ग्रो नहीं कर सकते कि आप उसको मार्केट में सेल करके पैसे अर्न कर पाओ। तो ये कंडीशन थी, 150 विदाउट लैंड, 240 विद स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होता, मतलब उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। देन on the other hand, more than half area of the village is covered by plots that are quite large in साइज, ठीक है। अगर हम विलेज पालमपुर को मान लो इस तरह से ले लें कि विलेज पालमपुर का पूरा जो है खेत है, तो इसमें से समझ लो कि कुछ बस मतलब गिने चुने जो फार्मर्स थे, मान लो आपने कितनी फैमिलीज कही, 450 फैमिलीज, ठीक है ना, 450 फैमिलीज हैं, 450 में से 240, ठीक है, 240 थे जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीनें थी, मतलब छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड थे, और आपके कितने फैमिलीज थी, 150, है ना, 150 ऐसी फैमिलीज थी जिनके जो प्लॉट्स थे वो जिनके पास जमीनें थी नहीं। तो अभी कितने हो गए, 200, 300, 390, है ना, 390 हो गए, आप भी कैलकुलेट करना, तो टोटल कितने हो गए, 390 फैमिलीज हो गई, 390 फैमिलीज। इसका मतलब क्या था कि 390 फैमिलीज जो थी वो गांव का जो पूरा हाफ जो खेत थे, उस 390 क्या मतलब उसमें से 150 के पास तो जमीन थी नहीं, बाकी जो थे 240 वो जमीन का, वो गांव का आधे पूरे एरिया पर वो जो है खेती करते थे, और उनके पास बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स थे, बहुत ही छोटे प्लॉट समझ लो, ठीक है। अब इसमें से 390 में से जितने भी बचे कितने बच गए, 390, 60, ठीक है ना, और 60 फैमिलीज ऐसी थी, ठीक है, 60 फैमिलीज देखो ऐसी थी जो गांव के आधे हिस्से पर खेती कर रहे थे। तो आप सोचिए जो मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज थी उनके पास बहुत ही छोटा टुकड़ा था गांव का, और जो स्मॉल कुछ फैमिलीज थी उनके पास जो है गांव का मैक्सिमम हिस्सा था। इसको हम क्या कहते हैं, इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। जैसा आपने पहले जमींदारी सिस्टम सुना था ना कि जमींदारों के पास क्या होता था कि उनके गांव में मैक्सिमम लोग ऐसे होते थे जिनके पास जमीनें होती नहीं थी, या फिर एक 2 एकड़ जमीनें होती थी, और उसमें मुट्ठी भर जमींदार ऐसे होते थे जिनके पास 10-50 एकड़ पूरी की पूरी जमीनें उन्हीं के हाथ में होती थी। तो वो लोग अमीर हुआ करते थे, बाकी लोग गरीब थे क्योंकि मैक्सिमम जमीनों पर तो उन्होंने कब्जा कर रखा था। उसी तरह से यहाँ भी वो सिचुएशन थी, जमींदारी तो नहीं थी लेकिन यहाँ पर भी सोचिए कि सिर्फ 60 फैमिलीज जो थी वो मैक्सिमम एरिया पे खेती करती थी, और जो मैक्सिमम फैमिलीज थी वो बहुत ही छोटे एरियाज में कृषि किया करती थी, ठीक है। 240 फैमिलीज को बहुत ही छोटा एरिया मिला था, और बेचारे 150 के पास तो इनमें से कहीं जगह थी ही नहीं। तो आप ये देख रहे हो कि पालमपुर विलेज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। तो सिर्फ ये जो 60 फैमिलीज थी जो हाई कास्ट को बिलोंग करती थी, उनके पास सबसे अधिक जो है गांव की जमीनें थी, जो कि जो है 2 हेक्टेयर से ज्यादा थी, और कुछ कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा की जमीन थी। तो ये लोग जो थे आपके रिच फार्मर्स थे, बाकी जो थे उनके पास तो जमीन थी नहीं, और जो कुछ थे उनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर जमीनें थी। अब आप इस पे देख सकते हो, ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हो कुछ फार्मर्स के पास वो कितनी कितनी जमीनें, बड़ी बड़ी जमीनें, बड़े बड़े प्लॉट्स है, देखिए बड़े प्लॉट्स हैं, और कुछ ये देखिए बिल्कुल ही कंजेस्टेड प्लॉट्स हैं, मतलब ये 2-2 हेक्टेयर के हैं, यहाँ भी देखिए 2-2 हेक्टेयर के हैं। तो ये गरीब फार्मर्स हैं, और ये जो है ये सब रिच फार्मर्स है क्योंकि इनके पास बड़े बड़े खेतों के प्लॉट्स है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो पालमपुर में फार्मर्स के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि 150 फैमिलीज वर विदाउट लैंड,
240 जो फैमिलीज थी उनके पास जो है 2 हेक्टेयर जमीनें थी, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है। एंड देन 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास मैक्सिमम जमीनें थी 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा, ठीक है। तो जिनके पास भी कम जमीनें होती है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपको जो है समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड था आपके पालमपुर गांव में। नेक्स्ट आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हो कि फार्मिंग एक्टिविटी में क्या क्या काम किया जाता है। अभी देखो यहाँ पे टिलिंग का काम हो रहा है, खेत की जुताई की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीज डाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए देन उसके बाद ये आप देख सकते हो जैसे वो तो हाथ से कर रहा था बुलॉक कार्ट से, ये देखिए आपके ट्रैक्टर से कर रहा है। ये देखिए इनको यूज किया जा रहा है जानवरों को, फिर यहाँ पे कीटनाशक डाला जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे हार्वेस्टिंग की जा रही है। जब क्रॉप पक जाता है तो उसको काटा जाता है, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो मतलब आप सब देख सकते हो कि कृषि करने में कितने जो है लेबर इन्वॉल्व होते हैं, कितने प्रोसेसेस होते हैं, फ्रॉम टिलिंग ऑफ द सॉइल टू क्रॉप्स सीड्स को डालना, देन आपका हार्वेस्टिंग करना, थ्रेशिंग करना, इतनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। इसका मतलब हमें किसकी जरूरत होती है? लेबर की। तो अब हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में कि लेबर कहाँ से आता है। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अभी तक हम लैंड की बात कर रहे थे, अब जो है हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे जो कि कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। आपको पता है कि फार्मिंग में बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं जिनकी जमीनें छोटी होती हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, अपने घर के लोगों को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब अगर उनमें जो है जो भी है जो घर के मेल होते हैं वो टिलिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद ट्रैक्टर वैक्टर मंगवा के जो है अगर खुद चलाना आता तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं बाहर का, बाहर से मंगवा के एज ए लेबर यूज कर लेते हैं ट्रैक्टर्स अगर उन्हें चाहिए तो। नहीं तो वो जो है अपना जो आपने देखा बैल है, बैल के थ्रू वो टिलिंग करवा लेते हैं और उसके बाद जो है वो बीज भी खुद ही डाल लेते हैं जो उनकी वाइफ होती हैं। और जब हार्वेस्टिंग होती है तो घर की महिलाएं जो होती हैं वही मतलब उसमें पूरा काटने का काम कर लेती हैं, है ना। थ्रेशिंग भी वही कर लेती हैं क्योंकि जो है इतना प्रोडक्शन नहीं होता है ना, खेत छोटे होते हैं। तो दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। इसलिए जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, दे प्रोवाइड लेबर टू देयर ओन प्लॉट, और ये वो कहीं से भी आउटसाइड लेबर को हायर नहीं करते हैं। बट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो होते हैं जिनकी जमीनें बड़ी हैं और वो थोड़े से वेल ऑफ होते हैं, तो वो खुद काम नहीं करते लेकिन वो दूसरे को अपने खेतों में एज ए लेबर इस्तेमाल करते हैं। उनको हम कहते हैं फार्म लेबरर्स, ठीक है, फार्म लेबरर्स। और वो फार्म लेबरर्स कौन होते हैं? या तो वो ऐसे दूसरों के खेतों पे काम कौन करेगा? या तो उनके पास खुद की जमीनें नहीं होती हैं, वो बेचारे लैंडलेस होते हैं, ठीक है, तो वो दूसरों खेतों पे काम करते हैं। या तो वो लोग काम करते हैं जिनके पास छोटी जमीनें हैं और उनका काम हो चुका है, उनके पास ज्यादा काम होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं पैसे अर्न करने के लिए दूसरों के खेतों में, जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास बड़ी जमीनें, उनके खेतों में जाके काम कर लेते हैं। तो ये वही चीज दी हुई है, फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर। जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनका उस जमीन पे कोई हक नहीं होता है, वो बस उनको हायर करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। ये गांव के, पालमपुर गांव के एक तरह समझ लो सबसे जो है गरीब लोग हैं। अब ये डाला क्या कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ठीक है, कि मतलब आजकल तो काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सिर्फ जो बड़े किसान है वही थोड़ा बहुत काम देते हैं, वो भी सिर्फ कम समय के लिए। तो ये जो है रामकली कैरी घनश्याम द लार्ज फार्मर्स है जस्ट फॉर द हार्वेस्टर, की हार्वेस्टर लेकर आए जो मशीन से चलता है। तो अब क्योंकि मशीन सारा काम कर लेगी तो हमें वो भी काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो भी यही बोल रहा है कि हाँ ट्रैक्टर आ गए हैं, प्लॉइंग हार्वेस्टर्स आ गए हैं, थ्रेशर्स आ गए हैं, तो फिर जो है हमें काम कहाँ से मिलेगा, हमें सिर्फ थोड़ा मोटा काम मिल जाता है, नहीं तो इसलिए हमारी हालत बहुत खराब है और हम लोगों को कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज भी हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो ये लोग कहने की लगता है हमें आगे चल के आसपास के जो वो टाउन से वहां जाके जो है ईंटें बनाने वाली चिमनी में काम करना पड़ेगा या फिर छोटे मोटे दूसरे रोजगार ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हमारा खेती से तो काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है बताया जा रहा है कि जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है वो दूसरों, वो सोचते हैं कि हम जो है दूसरे कामों पर से थोड़ा सा इनकम कमा सकते हैं। अब देखते हैं। तो ये हो गया हमारा लेबर का। लेबर का मैंने आपको बता दिया, बस इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है लेकिन आपको मेन पढ़ना है कि एज ए लेबर कौन यूज होता है। वो जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद की जमीनें नहीं होती हैं, या फिर वो जिनके पास छोटी जमीनें होती हैं और वो दूसरों खेतों पे काम करते हैं, ठीक है। नाउ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, हमने लेबर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे
पूंजी के बारे में, पैसों के बारे में, क्योंकि कृषि करने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है। तो अब हम पैसे कहाँ से लाते हैं? देखो ये ना भी पढ़ो आप तो मैं आपको बता देती हूँ, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो कहाँ से पैसे लाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीज खरीदना है, सीड्स खरीदने हैं, आपको जो है ट्यूबवेल है या ट्रैक्टर है, अगर मान लो दूसरों से आप बोरो कर रहे हो तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, देन आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है, पेस्टिसाइड यूज करना है ना। तो जब आप कृषि करते हो तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, आप उसमें पैसे लगाते हो। आप गन्ना बो रहे हो या फिर आप चावल बो रहे हो, आप व्हीट बो रहे हो, तो ये सब जब आप ग्रो करते हो तो आपको उसमें बहुत ही अच्छे से जो है इनपुट लगाना होता है ताकि आउटपुट अच्छा हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने बस ऐसे बीज डाल दिए बस काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको खेती पे पूरा ध्यान देना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा जो है अधिकतर पैसे नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास सरप्लस बचता ही नहीं है, वो छोटे मोटे किसान होते हैं, तो जो ग्रो होता है वो उनकी फैमिली कंज्यूम कर लेती है, तो उनके पास एक्स्ट्रा बचते नहीं कि उसे मार्केट में सेल करके पैसे कमाए, और ना पैसे कमाते ना उनके पास एक्स्ट्रा बचते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो हर साल जो है थोड़ा बहुत पैसा मनी लैंडर से बोरो करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स कहाँ से पैसा लाते हैं, मनी लैंडर से बोरो करते हैं। और उसके बाद और वो जो मनी लेंडर उनको देता है, जिसके पास आपको पता है गांव में कोई ना कोई तो ऐसा अमीर होता ही है जो दूसरों को पैसे देता है, और उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि ज्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो बेचारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके ऊपर वो कर्जे का जो बोझ होता है वो बढ़ता चला जाता है। अगर मालूम का क्रॉप जो है बहुत अच्छा नहीं हुआ तो उस केस में वो पैसा नहीं दे पाते हैं, और फिर उनके ऊपर जो कर्जे का बोझ होता है वो बढ़ता चला जाता है, और उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी एक्यूमुलेट होता रहता है। देन उससे कंपैरिजन में जो मीडियम फार्मर्स होते हैं और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनके पास क्योंकि बड़ी जमीनें होती हैं, तो वो अपना जो खेती कैसे करते हैं, सेविंग से। ठीक है, मान लो मैं बहुत बड़ी किसान हूँ, तो मैंने इस साल अपने खेत में गेहूं बोया और मेरे खेत में बहुत ज्यादा गेहूं हुआ है, तो मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ हिस्सा रख लिया और कुछ हिस्सा मैंने मार्केट में जाके बेच दिया। तो उससे जो मुझे इनकम होगी मैं उसको बचा के रखूंगी कि नेक्स्ट ईयर जो है या नेक्स्ट जो सीजन होगा कृषि का, उसमें मैं वो पैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जो बड़े किसान होते हैं, जो मीडियम फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग से जो है पैसा बचाते हैं, जो पैसा बचाते हैं एज ए सेविंग, उसको वो यूज करते हैं इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये दो केस मैंने आपको बता दिए। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बोरो करते हैं, वो लोन लेते हैं मनी लैंडर से एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपनी सेविंग यूज करते हैं फार्मिंग करने के लिए। जो उनके पास एक्सेस जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन बच जाता है, उसको मार्केट में सेल करके जो उनकी सेविंग होती है वो उसको यूज करते हैं। तो कैपिटल भी आपका कवर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, कि जो भी कृषि होता है उसमें आपको पता है कि सरप्लस बचता ही बचता है, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये ज्यादा इतना बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस इतना मैं आपको बता दूं कि जो आपके जब हम कृषि करते हैं तो उसमें जो भी हमें हमारा सरप्लस बचता है उसको ले जाके हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, और उसके बाद उससे पैसा मिलता है उसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। जैसे इस किसान ने क्या किया, जो उसको पैसा मिला एक्सेस बेचकर, उसने उससे क्या किया, अपने लिए जो है ट्रैक्टर या फिर अपने लिए ट्यूबवेल खरीदने के लिए जो अपने खेती करने के लिए ट्रैक्टर ये सब खरीदा, ताकि जो है ऑलरेडी उसके पास ट्रैक्टर था तो उसने फिर खरीदा, ताकि वो फिक्स कैपिटल हो जाएगा और आगे चल के वो उसको दूसरों को जो है भाड़े पर दे सकता है। देन उसके बाद जो है कुछ जो फार्मर्स होते हैं उससे कैटल खरीद लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं, या कोई शॉप जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब जो भी सरप्लस जो एक्स्ट्रा बचता है उसको लोग जो फार्मर्स होते हैं मार्केट में सेल करते हैं, उससे जो पैसा इनकम होती है उसको डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पालमपुर में दो तरह के काम होते हैं, तो फार्मिंग होती है और एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है। तो हमने सब फार्मिंग के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको लैंड के बारे में बताया, देन आपको लेबर कैपिटल, देन जो है आपका सरप्लस प्रोडक्शन, ये हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर, कि पालमपुर गांव में जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो प्राइमरी एक्टिविटी थी। आप सबने मुझे लगता है सुना होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो हम नेचर से डील करते हैं, नेचुरल काम जो होते हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। लाइक आपका एग्रीकल्चर हो गया, या फिर फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, मछली पकड़ना हो गया, ये सब आपके प्राइमरी एक्टिविटीज हैं।
देन सेकेंडरी एक्टिविटीज आती है जिसमें हम इंडस्ट्रीज में कुछ सामान बनाते हैं, जैसे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में काम करना है, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम होता है जिसमें कुछ चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो एक अचार से लेके एक बड़ा जहाज बनाना हो, चाहे जो भी बनाना हो, वो सब सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एंड देन थर्ड आता है आपका टर्जरी सेक्टर। और टर्जरी का मतलब होता है जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। सर्विस मतलब जैसे कि आप बसेस में जा रहे हो तो वो आपको बस क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेवा प्रोवाइड कर रहा है। आप बैंक में जाते हो, टीचर है, डॉक्टर है, ये सब आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपको कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि हाथ में उठा के दे देते हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, सेवा जो है प्रदान करते हैं, जिसके बदले आप उनको पैसे पे करते हो। तो तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटीज जो कि पालमपुर गांव में की जाती है। अब देखो, सबसे पहली जो एक्टिविटी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो की जाती है पालमपुर में, देखो एग्जाम में आ सकता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है पालमपुर विलेज में जो की जाती हैं। उसमें सबसे पहला कौन सा, डेयरी। डेयरी आप जानते हो क्या होता है, कि ऐसे एनिमल्स को पालना जिनसे आपको दूध मिल सके और आप उसका डिफरेंट प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर सको। तो आपको पता ही है कि पालमपुर गांव में ज्वार और बाजरा बोया जाता था, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो ये ज्वार और बाजरा जो है यहाँ के किसान अपने जो है गाय भैंस इनको खिलाते हैं, और जो उनसे दूध होता है उसको आसपास का जो मार्केट होता है, रायगंज है या शाहपुर है, वहां पे ले जाकर उसको बेच देते हैं। और यहाँ से शाहपुर से स्पेशली इनका जो दूध होता है, दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो दूर दूर तक और सिटीज में भेजे जाते हैं। तो ये हो गया आपका डेयरी फार्मिंग। जो डेयरी फार्मिंग जो है ये लोग यहाँ पे करते हैं, उससे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी जो करते हैं डेयरी फार्मिंग के बाद, वो आता है आपका शॉपकीपर, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग करना, विनिर्माण कार्य करना, ठीक है। अब ये क्योंकि छोटा सा गांव है तो यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, कम से कम उसमें 50 पीपल जो है वो इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग काम में। और यहाँ पे बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, लेकिन छोटे छोटे वो काम करते हैं। जैसे कि क्या काम करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, वो देखते हैं हम लोग। जैसे दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पालमपुर गांव में छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही लो लेवल पे होता है, या तो खेतों में होता है या तो घरों में होता है। जैसे हमारा होता है ना डलिया बना लेना, डलिया जानते हो जो घास आती है उसे डलिया बना के बेचना, या फिर छोटे मोटे मिट्टी के बर्तन बनाना। लेकिन वो सब काम यहाँ नहीं होते, यहाँ पे जो है आपका दूसरे टाइप के काम होते क्योंकि वो मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटे मोटे जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, और हाई लेवल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मिचरी लाल का, जो मिचरी लाल है ये क्या करता है, इसी खेत में जो शुगर केन जो है या गन्ना जो है जब काटा जाता है तो वो क्या करता है, उसने क्या किया है, छोटी सी मशीन खरीद ली है, जिसमें वो क्या करता है, मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलती है, उसमें गन्ने को डालता है, और जो उससे शुगर केन निकलता है, गन्ने का जूस निकलता है, उससे उससे वो क्या करता है, उससे जैगरी बनाता है, गुड़ बनाता है, और फिर उसे आसपास के एरियाज में सेल कर देता है। तो ये उसके लिए क्या हो गया, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया। तो आप देख सकते हो कि मतलब छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत हाई लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं की जाती है। देन नेक्स्ट है आपका शॉपकीपर्स। अब आपके शॉपकीपर्स भी हैं यहाँ पर पालमपुर गांव में। अब जैसे वो छोटी मोटी दुकानें खोल रखी है सब लोगों ने, जैसे कि कुछ यहाँ पे किराने की दुकानें होती है जहाँ पे राइस है, व्हीट है, शुगर है, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, नोटबुक्स, ये सब वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, पेन पेंसिल सब मिलता है। और जिन लोगों की जो घर हैं या जमीनें हैं वो बस स्टैंड के पास हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपनी छोटे छोटे ईटेबल्स खोल रखे हैं। आपने कभी गांव, अगर गांव जाओगे कभी तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी बस स्टैंड होते हैं वहां पे आपको छोटे छोटे शॉप्स मिलती है जहाँ पे मतलब खाने की चीजें बेची जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि टूरिस्ट वो मतलब जो है ट्रैवलर्स आ रहे हैं वहां उतरेंगे तो उनको कुछ भूख लगी होगी, या उन्हें कुछ खाना होगा या कुछ मिठाई लेनी होगी, तो वो वहां पे अपनी छोटी मोटी दुकानें लगा के रखते हैं अपनी जमीनों पर, अपने घर के ही आगे जो जगह बचती है, ताकि वो वहां पे मतलब अपनी दुकान खोल लेते हैं और उससे पैसे अर्न करते हैं। तो इस तरह के शॉपकीपर्स जो है आपको पालमपुर गांव में मिलेंगे, छोटे मोटे शॉपकीपर्स जो होते हैं। और लेकिन बेसिक चीजें आपको जो है अपनी जरूरत सब इन दुकानों पर मिल जाती है। तो अब शॉपकीपर्स के बाद जो नेक्स्ट लोग हैं वो है वो जो नेक्स्ट प्रोफेशन जो यहाँ पे किया जाता है वो है सर्विस, वो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी है क्योंकि आपको पता है कि जहां भी लोग रहते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लोगों को आना जाना होता है। तो पालमपुर गांव में आपको जो है रिक्शे वाले भी मिलेंगे, टांगे वाले भी मिलेंगे, ट्रैक्टर भी मिलेगा आपको, ट्रक ड्राइवर्स भी मिलेंगे, ठीक है, बोलो कार्ट्स भी मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हर तरह के जो है बहुत बड़े बड़े वो नहीं है, लेकिन
आपकी जरूरत के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आपको मिलेंगे, ताकि आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रेवल कर सकते हो। और ये सब पेड सर्विस होती है, पैसे देने पर आपको वो सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका जो है पालमपुर चैप्टर खत्म होता है। अब आप लोग देखो, बहुत ध्यान से इसको समझ लो। पालमपुर में हमने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था पालमपुर में जो है फार्मिंग की जाती है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, नॉन फार्मिंग, ठीक है। अब फार्मिंग तो आप जानते हो, कृषि करना। नॉन फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा अभी? डेयरी, मतलब दूध पालन, जो है दूध देने वाले जानवरों को पालना, डेयरी जो है फार्मिंग। देन दूसरा हमने क्या पढ़ा? शॉपकीपर। यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं जो शॉप्स अपनी खोले में, छोटी मोटी शॉप्स। देन तीसरा आपने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। यहाँ पे बहुत लोगों का रोजगार है ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, लोगों को यहाँ से वहां लेके जाना, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे आपका टांगे वाले हो, चाहे जो भी हो। देन उसके बाद आपने पढ़ा डेयरी, शॉपिंग, शॉपकीपर्स, ये। देन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तब छोटे मोटे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये चार जो है आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं जो कि पालमपुर में की जाती है। डेयरी फार्मिंग, शॉपकीपर, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन मैन्युफैक्चरिंग वर्क। तो ये चार तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा था, आपको मैंने बता दिया था कि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड जो है वो फिक्स है। फिर हमने पढ़ा कि फिक्स लैंड पे हाई इनकम कैसे की जाए, तो उसका था आपका मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपने पूरा पढ़ा था HYV सीड्स, इरिगेशन, देन आपका केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो लैंड है क्या उसको सस्टेन कर पाएगा, तो आपने पढ़ा कि लैंड जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। जितना आप केमिकल यूज करोगे लैंड के ऊपर, उसकी प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फिर आपने पढ़ा कि जो लैंड है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में। तो आपने देखा कि जो कुछ फार्मर्स है उनके पास बहुत जमीनें हैं, और जो ज्यादातर फार्मर्स उनके पास कम जमीन है। सो इसका इट मींस देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन द पालमपुर विलेज। उसमें से 450 फैमिली में से 150 फैमिलीज के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, लैंडलेस है, वो बेचारे सबसे गरीब हैं। देन 240 के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर जमीन है, बहुत ही कम जमीन है। और जो 60 फैमिलीज है उनके पास पूरे गांव की अधिक जमीन है, अधिकतर जमीन है 10 हेक्टेयर से ज्यादा। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। देन फिर मैंने आपको बताया था कैपिटल के बारे में कि पूंजी कहाँ से मिलती है उन्हें। जो आपके गरीब, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, वो लोन लेते हैं फ्रॉम मनी लैंडर्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग फार्मिंग सीजन। और जो बिग एंड जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो अपनी सेविंग जो होती है प्रीवियस ईयर की, जो सरप्लस बेचकर वो बचाते हैं, कमाते हैं, उससे जो सेविंग होती है वो उसको फार्मिंग में यूज करते हैं। चाहे उनको बीज खरीदना हो, चाहे उनको ट्रैक्टर खरीदना हो, चाहे उनको ट्यूबवेल हायर करना हो, जो भी है, तो वो सेविंग से यूज करते हैं। तो सेविंग और लोन दो चीजें हैं। छोटे फार्मर्स लोन लेते हैं, बड़े फार्मर्स सेविंग यूज करते हैं। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि लेबर कहाँ से आते हैं। तो लेबर कौन होता है? वो लोग होते हैं जिनके पास, अब जैसे पालमपुर में 150 फैमिलीज हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, तो वो एज ए लेबर काम करते हैं उन लोगों के खेतों में जिनके पास जमीनें होती हैं, ठीक है। और 240 ऐसी फैमिलीज है जिनके पास छोटी जमीन है, तो वो भी एज ए लेबर यूज करते हैं बड़े किसानों के खेतों पर जिनके पास बड़ी जमीन है। तो लेबर का काम कौन करता है इन गाँव में? जो स्मॉल लैंडलेस फार्मर्स है एंड जो स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है। तो ये लेबर का काम करते हैं। तो ये जो है आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। और इसी तरह से शॉर्ट में आप सब जो है नोट्स बनाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स दे दिए हैं, और दे दिया था मैंने कल, अगर आपने गूगल क्लासरूम पे चेक किया हो तो मैंने आपको नोट्स दे दिया है, उसको भी आप चेक करें। लेकिन खुद भी आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जो मेरे दिए हुए नोट्स हैं वो तो चलो है ही, लेकिन आपको खुद भी नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद जो है नोट्स बनाने के बाद जो मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको उसमें, तो आप वो क्वेश्चंस भी करेंगे। और फिर आज भी अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगी तो उसको भी आपको करना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको गूगल क्लासरूम पे दिया जा रहा है, वो आपका ऐसा नहीं है कि आपको बस देख के टाइम पास करना है, बस कमेंट देना है। आप उसमें देखोगे और फिर आप उसमें लिखोगे कि ओके मैम वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन, और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे अपने काम का, जो भी आप काम कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट अपने गूगल क्लासरूम पर भेजोगे, क्योंकि ये आपका जो है ये सारे काम आपकी कॉपी में चैप्टर वाइज होने चाहिए। तो 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है मैं आपका हिस्ट्री स्टार्ट करूंगी टुमारो, ठीक है। तो जितना काम अभी हो चुका है आप उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे, ठीक है। एनी डाउट? अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। यस मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।